अध्याय 20 नीले आसमान तक। दोपहर में थाई क्यूक पैलेस में हवा भी कोमल और सुखदायक होती है। लैप चीन पैलेस राजसी और ऊंचा है, जो एक इत्मीनान वाली हवा देता है। वाकई रानी वोंग के लिए उपयुक्त जगह है। यहाँ रहने वाली महारानी सुनहरे कुएं में खिले चपरासी की तरह है, जो पहले से ही चमकीली और भी शानदार है। 1 महीने से ज्यादा समय तक यहाँ रहने के बाद सम्राट अचानक कंसोर्ट गुओ को यहाँ ले आए। महारानी समझ गई कि उनका क्या मतलब था, लेकिन वह शांत रही, गर्मजोशी से मुस्कुराई, इत्मीनान से और आराम से दोनों लोगों का स्वागत किया, जैसे कि वह अभी भी पेंगलाई मंडप के बीच में थी, अपने हाथों में ग्रेट मिंग पैलेस के हजारों लोगों और यहाँ तक कि दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी संभाले हुए थी। सम्राट ने विनम्रता से पूछा, क्या आपको यहाँ रहने की आदत है? ऐसा लगता है कि रानी को यह जगह बहुत पसंद है। रानी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर धीरे से उत्तर दिया, मुझे यह स्थान पसंद करने की हिम्मत कैसे हुई? कहीं ऐसा न हो कि सम्राट मुझे यह स्थान हमेशा के लिए दे दें। सम्राट ने उस महिला को देखा जिसे वह सबसे अच्छी तरह से जानता था और जो स्वर्ग के नीचे सबसे अजीब भी थी, और अचानक उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना है। उपपत्नी क्वैक ने अपना पंखा उठाकर अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। तो महारानी को अभी भी ग्रेट मिंग पैलेस पसंद है। यह स्वाभाविक है कि बोंग लाई अटारी गर्मियों में सबसे ठंडी होती है। मुझे डर है कि जल्द ही शरद ऋतु आ जाएगी, खाली अटारी फिर से ठंडी हो जाएगी। हमें इसे आरामदायक बनाने के लिए और अधिक फर्नीचर की व्यवस्था करनी होगी। यद्यपि यहाँ ठंड है, लेकिन दृश्य के संदर्भ में यह महल में सबसे सुंदर स्थान है, जो केवल महामहिम के स्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। मुझे लगता है कि अगर मौका मिला तो थुकफी को यह बहुत पसंद आएगा। उपपत्नी गो ने अहंकार से उत्तर दिया। इस उपपत्नी को कोई भ्रम होने की हिम्मत कैसे हुई? बोलना समाप्त करने के बाद उसने फिर से बाहर देखा। महारानी, जो इतने सालों से महल में संघर्ष कर रही थी, उपपत्नी गो को अपने हाथ की पीठ की तरह जानती थी। इसलिए उन्होंने पूछा, क्या लिंग हुई अपनी यात्रा में देरी कर रही थी? सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, लिन हुई जल्द ही आ रही है? हाँ, राजकुमारी बार बार कहती रही कि वह रानी से मिलने के लिए थाई क्यूक पैलेस जाना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। आज जब सम्राट मिलने आए थे, तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने उन्हें सूचना देने के लिए किसी को भेजा। सम्राट परेशान दिखे। आज मुझे रानी से कहने के लिए केवल कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। मुझे परेशानी पैदा करने के लिए लिन हुई को क्यों बुलाना पड़ा? महारानी ने सम्राट की ओर मुस्कुराते हुए कहा। थुकफी को डर है कि सम्राट उसका दिल नरम कर देगा। अगर लिन हुई, जिसे सम्राट सबसे ज्यादा प्यार करता है, यहाँ है, तो शायद वह थोड़ा और सतर्क हो सकता है। सम्राट जानता था कि महारानी पहले से ही इस यात्रा का उद्देश्य समझ चुकी है, और अब भी वह इसे जोर से कह रही थी, जिससे वह कुछ हद तक शर्मिंदा हो रहे थे। उसे सीधे मुद्दे पर आना पड़ा। अगर महारानी शांति और शांति चाहती हैं, तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रानी वोंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे शांति पसंद नहीं है, लेकिन 10 वर्षों से अधिक समय से मैं आपके साथ इस खूबसूरत देश को देख रही हूँ, तथा इसकी समृद्धि और संपदा को निहार रही हूँ। यदि स्वर्ग दया करे, तो मुझे आशा है कि मैं अपने शेष जीवन में आपके साथ रह सकूंगा, जब तक कि मेरे दांत गिर न जाएं और मेरे बाल सफेद न हो जाएं। लेडी क्वैक मुस्कुराई और उदासीनता से बोली, रानी का दिल बहुत विशाल है। आपकी महारानी पूरी दुनिया की है। आप एक ऐसी महिला के साथ कैसे रह सकते हैं, जिसके बाल सफेद हैं और दांत ढीले हैं? रानी वांग उपपत्नी गो के सामने सीधी बैठ गईं और मुस्कुराईं। उपपत्नी गो समझती नहीं है, मैं महारानी हूँ, महामहिम का मुख्य महल। हालांकि स्वर्ग निर्दयी है,
लेकिन हमारी शादी को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और हमने अनगिनत तूफान झेले हैं। इस स्वर्ग के नीचे यदि कोई है जो महामहिम के साथ जा सकता है तो वह निस्संदेह मैं हूँ। सम्राट का स्वभाव सौम्य और उदार था। अब महारानी को ऐसा कहते हुए सुनकर उसे अचानक कई पुरानी यादें याद आ गईं और उसने देखा कि महारानी का रूप अभी भी उस वर्ष जैसा ही था। उसके बाल 3 बंस में बंधे थे। उसने हरे रंग की गौरैया की नक्काशी के साथ शुद्ध सोने की हेयरपिन पहनी थी। उसके कपड़े बहुत खूबसूरत थे, लेकिन वह अपनी आकर्षक आभा को थोड़ा भी नहीं छिपा सकती थी। यह वह महिला थी जो 10 साल से अधिक समय से उसके साथ थी। महल की सुंदरियां फूलों की तरह थी, एक मौसम से दूसरे मौसम में एक के बाद एक खिलती और मुरझाती हुई, अपनी पूर्व सुंदरता को बहाल करने में असमर्थ। केवल यह व्यक्ति अधिक से अधिक उज्ज्वल, अधिक से अधिक आकर्षक और आकर्षक होता जा रहा था। इसलिए भले ही वह जानता था कि महारानी ने उसे धोखा दिया है, भले ही वह जानता था कि महारानी का अतीत अस्वीकार्य था, सम्राट ने फिर भी खुद को सांत्वना दी। इस दुनिया में केवल वह महारानी के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महारानी अतीत में किसके साथ रही थी। केवल जब वह उसके साथ थी तो महारानी अपनी सबसे सुंदर और आकर्षक उपस्थिति प्रकट करेगी। तभी महाराज को ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पिछले 10 साल का प्यार बर्बाद कर दिया है। यह सोचकर सम्राट आ भरने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने रानी की ओर देखा और कहा, महारानी, कृपया आराम करें। मुझे इस पर आगे विचार करने दीजिए। रानी ने शालीनता से सिर झुकाया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका सुंदर चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जो अविश्वसनीय रूप से दयनीय लग रही थी। सम्राट को उठकर जाते हुए देखकर उपपत्नी गो ने अचानक कहा, क्या महाराज को रानी से कुछ कहना नहीं था? सम्राट ने पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई और उत्तर देते हुए बाहर चले गए, मैंने तो केवल इतना कहा था कि मैं रानी से मिलने आ रहा हूँ। रानी के लिए यह मेरी चिंता भी है। फी को साफ पता था कि लिन हुई बीमार है, लेकिन उसने मुझे बताए बिना उसे बाहर जाने को कहा। यह बहुत ज्यादा है। उपपत्नी क्वैक परेशान थी और उसने गलती से कहा, लिना हुई मेरी बेटी है, इसलिए उसे आने के लिए कहने में क्या बुराई है। जैसे ही उसने कहा, उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से चुप हो गई। सम्राट पहले ही लैप चीन्ह पैलेस छोड़ चुके थे और सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। उपपत्नी क्वैक महल के बीच में स्तब्ध खड़ी रह गई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि रानी वोंग इत्मीनान से आ रही है। रानी ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराकर उसके कान में फुसफुसाया, उपपत्नी थुक डोंग जुआंग पर भरोसा करने का इरादा रखती है ना? मैं वास्तव में नहीं जानता कि प्राचीन राजवंशों में क्या ऐसी कोई उपपत्नियां थीं जो उन्नति की सीढ़ी चढ़ने के लिए अपनी बेटियों पर निर्भर रहती थीं। रानी की मुस्कान को देखकर उपपत्नी क्वैक को अचानक बेवजह डर लगने लगा। वह जल्दी से पीछे हट गई और तर्क दिया, ऐसी रानियां हैं जिन्होंने बेटों को जन्म दिया और उन्हें ठंडे महल में निर्वासित कर दिया गया। ऐसी उपपत्नी भी होंगी जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया और उन्हें पदोन्नत किया गया। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उस साल लाइव कहा था? रानी वांग ने शाही उपपत्नी गुओ को देखते हुए मुस्कुराई। उसकी आंखें अवमानना और उपहास से भरी थी, लेकिन उसका स्वर अभी भी कोमल, शालीन और शांत था। एक बेटे के बिना एक महिला महान मिंग पैलेस की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना देखने की हिम्मत करती है। मुझे वास्तव में तुम पर दया आती है। क्वैक थुक फी की छाती जोर से धड़क उठी। उसने रानी को घृणा से देखा। काफी देर बाद उसने अपना सिर नीचे किया, एक शब्द भी नहीं कहा, पलटी और सीधे महल से बाहर चली गई। जैसे ही उपपत्नी क्वैक सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसने देखा कि कई हिजड़े घबराए हुए भाग रहे हैं।
ट्रुओंग खान के अलावा जो बाहर इंतजार कर रहा था, उसके महल में मुख्य हिजड़ा डुक चीन्ह भी था। साथ ही राजकुमारी के महल और क्वी वोंग के महल के हिजड़े भी थे, जिन्हें नहीं आना चाहिए था। सम्राट ने हिजड़ों को घबराए हुए भागते हुए देखा और पूछा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? त्रुओंग खान और डुक चीन्ह तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। होआंग तुहा ने गंभीरता से घुटनों के बल बैठकर बताया, महाराज, थाई कुक पैलेस के रास्ते में राजकुमारी डोंग जूंग पर हमला हुआ है। सम्राट भयभीत हो गया और तुरंत पूछा, क्या आप पर हमला हुआ था? क्या तुम्हें चोट लगी? होआंग तुहा ने धीरे से उत्तर दिया, चोट बहुत गंभीर है। सम्राट पीला पड़ गया। डोंग जूंग कहाँ है? महाराज, हम उसे तुरंत राजकुमारी के महल में वापस ले आए हैं और शाही चिकित्सक को महल में आमंत्रित किया है। सम्राट ने यह सुना और तुरंत अपनी आस्तीन लहराई और सीधे महल के द्वार से बाहर चला गया, जोर से पुकारते हुए, फुंगहान, तू फुंगहान, जो उसके बगल में सेवा कर रहा था, जल्दी से उसके पीछे भागा। महाराज, चिंता मत करो, राजकुमारी को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा। वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। तुरंत डोंग जूंग पैलेस जाओ, सम्राट ने रूखेपन से बीच में टोका। उपपत्नी क्वैक सम्राट के पीछे पीछे चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब वह होआंग तुहा के पास से गुजरी, जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, तो उसने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया और डांटा, तुमने सम्राट को इस तरह डरा दिया। जब राजकुमारी ठीक हो जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, राजकुमारी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। राजकुमार हा ने मन ही मन सोचा। लेडी क्वच के जाने का इंतजार करते हुए वह धीरे से खड़ी हुई और सांस छोड़ी। आसमान नीला था और दिन लंबा था। राजकुमारी डोंगचांग की आत्मा परलोक चली गई है। अब वह इस दुनिया से बंधी नहीं है। समृद्ध जीवन और भव्य अंतिम संस्कार का अब उससे कोई लेना देना नहीं है। होआंग तुहा ने राजकुमारी डोंगचांग पर लगे खून के धब्बों को देखते हुए अपना हाथ उठाया। राजकुमारी की पूरी दुनिया प्रशंसा करती थी। वह लाल टाइल वाले महल में पली बड़ी थी, रेशम, मोतियों और गहनों में लिपटी हुई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह अपने यौवन में केवल बेलों और खरपतवारों के साथ एक सुनसान कोने में नौकरानियों को छोड़ने के कुछ ही पल बाद मर गई थी। जब उन्हें पता चला कि राजकुमारी डोंगचांग की मृत्यु हो गई है, तो उसकी सेवा करने वाली नौकरानियां इतनी डर गईं कि वे जमीन पर गिर पड़ी और बुरी तरह रोने लगी। ट्रुई नगोक ने रोते हुए कहा, यह दक्षिणी क्यू राजवंश की उपपत्नी फान होनी चाहिए। उसने 9 अंगूठी वाला हेयरपिन ले लिया और अब उसने इसका इस्तेमाल राजकुमारी को मारने के लिए किया। बाकी लोगों ने बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में खौफ और डर को देखकर होआंग तुहा समझ गया कि वे सभी ट्रुई नोक से सहमत हैं। अपराध करने के बाद हत्यारा घबरा गया और कोने में भाग गया, फिर दीवार फांद कर बाहर कूद गया। खरपतवार पर रौंदे गए पैरों के निशान अभी भी स्पष्ट थे। यहाँ की दीवार उस सड़क के करीब थी जिसे अभी अभी बंद किया गया था और जिसे साफ करना था। बाहर लोग झुंड में आ जा रहे थे, लगातार सभी दिशाओं में फैल रहे थे। पहरेदारों ने तुरंत कुछ लोगों को पकड़ लिया जो बाहर घूम रहे थे और उनसे सवाल पूछे, लेकिन उन सभी ने कहा कि उन्होंने दीवार से किसी को कूदते हुए नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि इस मामले में मुख्य सुराग घटनास्थल पर निशानों की तुलना करने के अलावा यह जांच करना था कि राजकुमारी के महल की घनी सुरक्षा वाली परिधि के बीच 9 अंगूठी वाला हेयरपिन किसने चुराया था और फिर आज इसका इस्तेमाल राजकुमारी की हत्या करने के लिए किया। हेयरपिन चुराने वाला व्यक्ति हत्यारे से करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। हुआंग ज़ीहे गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे ध्यान नहीं आया कि कोई उसके पास आ रहा है। अचानक एक स्पष्ट
कुछ हद तक तीखी आवाज बोली, शाखाओं पर पक्षी, पानी में मछलियां, फूलों के नीचे लोग। दृश्य इतना सुंदर है, मुझे आश्चर्य है कि नपुंसक डुओंग अभी भी किस बारे में सोच रहा होगा। अचानक उसके बगल में एक आवाज सुनकर हुआंग तुहा आश्चर्य से उछल पड़ा, जल्दी से एक कदम आगे बढ़ा और फिर अपना सिर पीछे की ओर देखने के लिए घुमाया। यह बैंगनी रंग का एक आदमी था, लगभग 30 साल का, असामान्य रूप से गोरी त्वचा वाला, लेकिन गहरी आंखें वाला, लंबा, पतला शरीर उसके पीछे फूलों के पेड़ के सहारे झुका हुआ था। लेकिन भले ही वह मुस्कुरा रहा था, भले ही पेड़ पर लगे फूल उस पर गिर रहे थे, फिर भी उसके पूरे शरीर से एक ठंडी आभा निकल रही थी। उसकी नजर हुआंग तुहा के चेहरे पर रुक गई, जिससे वह कांप उठी। अचानक उसे जहरीली आंखों वाले उस आदमी की याद आई जिसने पिछली बार थाई क्यूक महल में उसे घूरा था, और अनजाने में उसने उसके हाथ की ओर देखा। एक कटोरे के बराबर बड़े सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे में 2 लाल मछलियां तैर रही थी। उसकी नजर 2 मछलियों पर ठहरी देखकर वह मुस्कुराया और पूछा, क्या हिजड़े डुओंग को भी मछलियां पसंद हैं? मछली। दोनों मछलियों ने अपनी पूंछों को जोर से हिलाया, जो पतली जाली की तरह फैल गई, और छप छप की आवाज सुनाई दी। राजकुमार हा ने अचानक अपना संयम वापस पा लिया। पूरे तांग राजवंश में केवल एक ही नपुंसक था जिसे बैंगनी रंग पहनने की अनुमति थी। जैसे ही उसने इस व्यक्ति के बारे में सोचा, वह जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। डुओंग सुंग को नपुंसक वुओंग का अभिवादन करता है। दूसरे आदमी ने नीचे देखा और अपना हाथ उठाकर उसे खड़े होने का संकेत दिया। उसके हाथ पर खून के धब्बे देखकर उसने पूछा, मैंने सुना राजकुमारी डोंगजोंग को कुछ हुआ है। हुआंग तुहा ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति शांत रही, उसके होठों के कोने थोड़े से उठे हुए थे, उदासीनता से भरे हुए। आओ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हुआंग जीहे ने झिझकते हुए अपना हाथ उसके सामने बढ़ाया। दूसरे व्यक्ति ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां न केवल चमकदार सफेद थीं, बल्कि पॉलिश किए हुए जेड की तरह चिकनी और ठंडी भी थी। उसने उसकी खूनी उंगलियों को चीनी मिट्टी के बर्तन में दबा दिया। सूखे खून के धब्बे पानी में फैल गए और कुछ छोटे खून के थक्के भी निकल आए। 2 मछलियां तुरंत छोटे खून के धब्बों की ओर तैर गईं, लालच से उसकी उंगलियों पर लगे खून के धब्बों को चूसते हुए। हुआंग जीहे की त्वचा सिहर उठी। जिया थापनीट को सबसे ज्यादा मानव रक्त पसंद है। मैंने सुना है कि राजकुमार क्वी ने भी एक को पाला था। नपुंसक डोंग, राजा को यह रहस्य बताना याद रखना। उसकी ठंडी आवाज सुनकर वह अनजाने में कांप उठी, जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, चीनी मिट्टी के कप को पकड़े हुए उसके बाएं हाथ पर पानी छिड़का, जिससे उसकी आस्तीन गीली हो गई और पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर भी गिर गईं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से अपने चेहरे से पानी पोंछा, चुपचाप उसकी तरफ देखा। हुआंग तुहा की पीठ ठंडे पसीने से लथपथ थी। उसे ऐसा डर लग रहा था जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। उसने जल्दी से सलाम किया, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे डर है कि मुझे अभी राजकुमारी के महल जाना होगा। दूर जाओ। वह शांत रहा, केवल संकेत देने के लिए उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। राजकुमार हाथ तुरंत उठ खड़ा हुआ, कुछ कदम पीछे हटा, फिर पलटा और सीधा भाग गया। राजकुमारी के महल में अफरा तफरी मच गई। यह देखकर कि उसकी सबसे प्यारी बेटी सड़क पर मरी हुई थी, सम्राट गुस्से से आग बबूला हो गया। शाही चिकित्सक सबसे बदकिस्मत थे, क्योंकि वे राजकुमारी को नहीं बचा सके। तीनों को घसीटकर नीचे लाया गया और बेंच से पीटा गया। जब तक राजकुमार हा पहुंचे, उनमें से 2 पहले ही मर चुके थे।
जब राजकुमार हां ने खबर सुनी तो वह चूतू तान के साथ खड़े हो गए और एक दूसरे से फुसफुसाए। लेकिन जब हमें पता चला राजकुमारी पहले ही मर चुकी थी। अगर हुआ तुओं का पुनर्जन्म भी हो जाए तो भी वह उसे वापस जीवित नहीं कर पाएगा। चूजी किन स्पष्ट रूप से डरा हुआ था, उसकी आवाज कांप रही थी। चोंगो, अब हमें क्या करना चाहिए? यदि महाराज इसी तरह दूसरों पर अपना गुस्सा निकालते रहेंगे तो मुझे डर है कि कई लोग इसमें फंस जाएंगे। होआंग तू हां ने शाही चिकित्सक को देखा जिसे घसीटकर बाहर लाया गया था, भौहें सिकोड़ी और फुसफुसाया, युवा स्वामी, पहले अपनी चिंता करें। सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से हमें इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी थी। अंत में मामले के सुलझने से पहले ही राजकुमारी की हत्या कर दी गई। क्या आपको लगता है कि सम्राट हमें माफ कर देंगे? चूतुतान का चेहरा और भी पीला पड़ गया, उसके माथे से पसीना बह रहा था। चोंगो, हमें मदद के लिए राजकुमार क्वी को ढूंढना होगा। अब परिवार कहाँ है? आप कहाँ जाना चाहते हैं, सर? होआंग तू हां ने हताश होकर पूछा। चूतू तान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बस अपने पापों का प्रायश्चित करो। जैसे ही राजकुमार हां ने बोलना समाप्त किया, उसने अंदर से एक व्यक्ति को बाहर आते और दहाड़ते हुए देखा। राजकुमारी के महल से कौन से लोग डोंगजोंग के पीछे बाहर आए हैं? सभी को राजकुमारी के साथ दफन किया जाना चाहिए। उन्हें वहां जाकर डोंगजुओं की सेवा जारी रखने दो। राजा के रूप में पिता गुस्से में थे। महल के बाहर घबराए हुए इंतजार कर रहे किन्नरों और महल की नौकरानियों ने अचानक आसमान में बिजली गिरने जैसी चीख सुनी। वे सभी फूट फूट कर रोने लगे। थुई चाऊ और अन्य लोग जमीन पर तड़प रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। चूतुतान ने यह सुना और घबरा गया। उसने हताश होकर बताया, महाराज, राजकुमारी के सभी नौकर निर्दोष हैं। कृपया पुनर्विचार करें, महाराज। सम्राट की आंखें उस पर रुक गईं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि क्रोध ने उसके विवेक को धुंधला कर दिया था, और एक पल के लिए तो वह उसे पहचान ही नहीं पाया। जो कोई भी कुछ और कहने की हिम्मत करता है, उन सभी को नीचे खींचो। महाराज, मुझे कुछ कहना है, कृपया दया करें। राजकुमार हां ने सम्मान व्यक्त करने के लिए घुटने टेके और कहा, महाराज, अगर राजकुमारी को पता चल गया तो मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता कि आप क्रोधित हों और ऐसा कुछ करें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। मैं महामहिम से आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का अनुरोध करता हूँ ताकि राजकुमारी शांति से आराम कर सके। यांग चोंगो, सम्राट ने उसे घूरकर देखा और गरजते हुए कहा, मैंने तुम्हें राजकुमारी के निवास में कई संदिग्ध मामलों की जांच करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक तुमने कोई प्रगति नहीं की है, मामले में देरी की है, इस हद तक कि डोंगजुआंग, महान तांग की प्रतिष्ठित राजकुमारी की सड़क पर एक खलनायक द्वारा हत्या कर दी गई। यह कहते हुए सम्राट का गला भी भर आया, लगभग दम घुटने लगा। उपपत्नी क्वैक रोती हुई अंदर से बाहर आई, सम्राट को थपथपाया और सिसकते हुए बोली, महाराज, महाराज, मेरी इकलौती बेटी मर गई। हत्यारे, उस हत्यारे को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए और उसके शरीर को जला देना चाहिए। राजकुमार हां ने उत्तर दिया, आपका सेवक निश्चित रूप से अपराधी को पकड़ लेगा और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करेगा। इसलिए मैं महाराज से इन लोगों के जीवन को बख्शने की प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं उनसे गहन पूछताछ और जांच कर सकूं और जल्द ही मामले को सुलझाकर अपराधी को गिरफ्तार कर सकूं। सम्राट ने खंभे पर जोर से मुक्का मारा, अपने सामने खड़े महल की दासियों और यमदूतों की ओर देखा और नाराजगी से कहा, जो सेवक राजकुमारी के साथ सेवा करते हैं लेकिन अपने स्वामी की ठीक से रक्षा नहीं कर सकते, वे सभी मृत्यु के पात्र हैं।
राजकुमार हा ने अपनी आंखें नीची करके कहा, राजकुमारी दयालु है और अपने सेवकों के प्रति गहरी कृतज्ञता रखती है। अगर राजकुमारी को पता होता तो वह नहीं चाहती कि महामहिम उसके लिए ऐसा नरसंहार करें। राजकुमारी के महल के सभी हिजड़े और नौकरानियां जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, सिर हिला रही थी जैसे लकड़ी काट रही हों, लगातार विनती कर रही थी। सम्राट का खून उसके सिर पर चढ़ गया, उसे चक्कर आ गया। उसे अंदर देखने के लिए एक खंभे के सहारे झुकना पड़ा। तभी उसने देखा कि राजकुमारी के बिस्तर पर मोटे पर्दे लगे हुए हैं। अंदर सम्राट का पहला बच्चा था। जब वह अभी भी यू का राजा था, उसका भविष्य अनिश्चित था। उसे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा। उसके आसपास के सभी लोग उस पर शक करते थे। केवल यह बेटी हमेशा बिगड़ैल व्यवहार करती थी और उसे अपना एकमात्र सहारा मानकर उसकी बाहों में गिर जाती थी। हर बार जब वह किसी की गर्दन को गले लगाती थी, तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। हालांकि उपपत्नी गो उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन वह जाने नहीं देती थी। वह सिर्फ 4 साल की थी जब उसने बोलना सीखा। उसके पहले शब्द थे, जीना। इससे पहले कि वह समझ पाती कि उसका क्या मतलब है, सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति का स्वागत करने आए सम्मान रक्षक पहले ही दरवाजे पर आ चुके थे। तब से उसे पक्का यकीन हो गया कि यह बेटी स्वर्ग से उसे दिया गया खजाना है, इसलिए उसने उसे एक रत्न की तरह संजोया और उसने भी अपने पिता को सबसे ठोस ढाल मानते हुए उस पर पूरा भरोसा किया। लेकिन अब किसी ने उसका सबसे कीमती खजाना चुरा लिया था, उसे अकेला छोड़ दिया, अपनी बेटी के ठंडे शरीर को दर्द से देखते हुए। सम्राट ने धीरे से उपपत्नी क्वैक का हाथ हटा दिया, उसे घृणा से घूरते हुए। उपपत्नी क्वैक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर तुरंत समझ गई, सम्राट ने अपना गुस्सा उस पर निकाला होगा। अगर उपपत्नी ने रानी को उखाड़ फेंकने के लिए डोंग जूंग को महल में नहीं बुलाया होता, तो राजकुमारी सड़क के बीच में नहीं मरती। यह सोचकर क्वाच थुकफी को गुस्सा और दिल टूट गया। वह जल्दी से दूर हो गई, अपने आंसू रोकने के लिए अपना चेहरा ढक लिया। क्या फान नोक नी नाम थे परिवार के फान थुकफी। सैकड़ों साल पहले का एक भूत। वह उस राजकुमारी की जान कैसे ले सकता है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। बादशाह महल के सामने खड़ा होकर जोर से चिल्लाया। हालांकि उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, फिर भी उसमें जानलेवा इरादे भरे हुए थे जिससे लोग कांप उठे। उनकी तलाशी लो, मुझे स्पष्ट रूप से पता लगाओ। देखो कौन भगवान या भूत बनने का नाटक कर रहा है, कौन कहानियां बना रहा है, कौन मेरी लिन हुई को मार रहा है। सभी लोग उसके सामने घुटने टेक दिए, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। सम्राट की चीख खामोश हॉल में गूंज उठी और भी अधिक दुहक प्रकट हुआ। वह अचानक पलटा, राजकुमारी डोंगचांग के शरीर को घूरते हुए। उसकी छाती हिंसक रूप से धड़क रही थी। दर्द और आक्रोश एक दृश्यमान आग की तरह उसके शरीर को जला रहा था, जिससे वह पूरे राजकुमारी के महल को उलट-पुलट कर देना चाहता था, अपने सामने सभी को मार डालना चाहता था और अपनी बेटी के साथ उन्हें दफना देना चाहता था। अपनी बेटी को लंबे समय तक घूरते हुए उग्र क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उसके सिर के ऊपर से पारा की तरह दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। जैसे ही ठंड ने लपटों को निगल लिया, सम्राट को अंततः समझ में आया कि जिस खूबसूरत बेटी को उसने एक बार अपनी बाहों में लिया था, वह अब नहीं रही। पिता की मधुर पुकार और तीखी हंसी अब नहीं रही। जो हाथ बिगड़े हुए व्यक्ति का हाथ थामते थे, वे अब वहां नहीं हैं। वे चमकती आंखें, जो हमेशा लोगों की प्रशंसा करती थी, अब वहां नहीं थी। यांग चोंगू, चाहे मुझे इस पूरी राजधानी को उलट-पुलट कर देना पड़े। सम्राट ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए, ताकि उसके आंसू बहने बंद हो जाएं, लेकिन वह कांपना और घुटन नहीं रोक पाया।
वह बहुत धीरे से बोला, मानो अगर वह एक पल के लिए भी शांत हुआ तो वह फूट फूट कर रो पड़ेगा। राजकुमारी के अंतिम संस्कार से पहले आपको मुझे जवाब देना होगा। मैं चाहता हूँ हत्यारे के शरीर को जला दूं और उसकी राख को डोंग जुआंग के ताबूत के सामने डाल दूं। राजकुमार हा चुपचाप घुटनों के बल बैठ गए और गंभीरता से उत्तर देते हुए कहा, हाँ, मैंने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। जैसे ही वह हॉल से बाहर निकला जहां राजकुमारी का शव रखा गया था, झू ज़िक़िन ने अपना पसीना पोंछा और बुदबुदाया, मुझे नहीं पता कि राजकुमार क्वे कहा गया। राजकुमार के बिना मैं बहुत डर गया हूँ। हुआंग ज़ीहे ने देखा कि दामाद वेई बाओहोंग हॉल के बाहर चुपचाप खड़ा था, इसलिए उसने झू ज़िक़िन को चुप रहने का इशारा किया और दामाद के सामने सलामी देने के लिए चला गया। वेई बाओहोंग ने अजीब तरह से अपना हाथ उठाया, यह संकेत देने के लिए कि उन दोनों को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हालांकि उसने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी आंसू बह निकले। यह सब मेरी गलती है, उन्होंने दुख भरी आवाज में कहा। क्यूई के राजकुमार और नपुंसक ने मुझसे कहा है, मुझे राजकुमारी की देखभाल करने के लिए कहा है। फिर भी जब वह बाहर जाना चाहती थी तो मैंने उसे नहीं रोका। राजकुमार हा दुखी थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें, इसलिए वे केवल सलाह दे सके, कृपया राजकुमार कंसोर्ट, कृपया अपना दुख शांत करें। वी बाओहोंग ने बस थोड़ा सा सिर हिलाया, घुटन महसूस की और बोलने में असमर्थ हो गया। यह देखकर होआंग तुहा ने चू तू तान को अलविदा कहने से पहले उन्हें कुछ और बार सांत्वना दी। 16वीं हवेली से निकलते हुए, जहां राजकुमारी की हवेली स्थित थी, होआंग तुहा स्तब्ध रह गया। चू तू तान भी स्तब्ध था। ली थू बाग की गाड़ी वहीं रुकी हुई थी और उनका इंतजार कर रही थी। गाड़ी के बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, वह त्रुओंग हंगान्हा था। दोनों ने एक दूसरे को असमंजस में देखा। होआंग तुहा ने पहले अपना संयम संभाला, जल्दी से त्रुओंग हंगान्हा को सिर हिलाया, फिर गाड़ी की ओर दौड़कर सलाम किया। नमस्कार महामहिम। ली थू बाग कार में बैठे हुए दस्तावेज पढ़ रहे थे, उन्होंने ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई। अंतिम तिथि कितने दिन है? हाँ, अंतिम संस्कार से पहले। सौभाग्य से सम्राट आपके प्रति उदार है। उसने अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा और फिर दस्तावेज को मोड़ दिया। जब राजकुमारी की मृत्यु हुई, लू शीथुई जेल में थी, स्पष्ट रूप से अपराध करने में असमर्थ थी। लेकिन इन तीनों हत्याओं में सबसे अधिक संभावना एक ही हत्यारे की है, जो उस पेंटिंग का हवाला देकर कार्य कर रहे हैं। होआंग तुहा ने विचार किया और टिप्पणी की, इसलिए इस बात की संभावना अधिक नहीं है कि टिचथुई पिछले 2 मामलों का अपराधी है। वह आदमी ट्रुओंग हंगान्हा, लिथू बाक ने बाहर देखा, बस दा लीटू के बाहर बैठा हुआ। क्या यह अच्छा लग रहा है? आप उससे कहिए कि वह घर जाकर समाचार का इंतजार करे, या फिर उसे वामपंथी जिनवू गार्ड से हटाकर मामले की जांच में आपकी मदद करने के लिए भेज दीजिए, चाहे वह एक नौकर ही क्यों न हो। राजकुमार हा आश्चर्यचकित हुए। आपका मतलब है आप ट्रुओंग हंगान्हा को माफ करना चाहते हैं? ली थू बाक ने उसकी ओर आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अभी भी पूछ रहा हूँ। तुम उसे छुप छुप कर देखती रहती हो, उसे देखने से मुझे खुजली होती है। धन्यवाद महाराज। राजकुमार हा के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे और उसके पास अपना सिर नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन फिर उसे याद आया, फिर यह नौकर ट्रुओंग हंगान्हा को दाई ली तू के पास ले जाएगा, यह देखने के लिए कि क्या टिचथुई के पास कोई और जानकारी है। ली शुबाई ने थोड़ा सिर हिलाया, उसे कार में बैठने का संकेत दिया, फिर खिड़की के माध्यम से झू ज़िक़िन से कहा, ज़िक़िन, आप और झांग हंगान्हा पहले दाली मंदिर जाकर देखें कि स्थिति क्या है। हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे।
ऐसा कहकर गाड़ी दक्षिण की ओर चल पड़ी, गाक वोंग महल की ओर। होआंग तुहा को पता था कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उसने शांति से पूछा, क्या आपको भी लगता है कि यह उस पेंटिंग में तीसरा चित्र है? फीनिक्स के पंखों के नीचे मरना। 9 पंखों वाला फीनिक्स वह पक्षी है जो मारने के लिए झपट्टा मारता है ना? उसने अपना सिर झुकाकर उसे देखा, फिर पेंटिंग खोली, तीनों चित्रों को देखा। बिजली गिरने से जलकर मर गई। वेई शी मिन तिएन फुक पैगोडा में थी। लोहे के पिंजरे में मर गई। सनस्कैब एक घुटन भरे घर में थी। फीनिक्स द्वारा चोंच मारकर मार दी गई। राजकुमारी डोंगजूंग को 9 रिंग वाले हेयरपिन द्वारा दिल में छुरा घोंपा गया। ली थू बाक ने उसकी ओर देखा। तुम क्या सोचती हो? होआंग तुहा ने सिर हिलाया। यदि यह सिर्फ 1 या 2 लोग हैं, तो भी इसे संयोग ही कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे संयोग से हम राजा नगाक की तलाश करने से खुद को रोक नहीं सकते। राजा नगाक ली नुआन आमतौर पर आराम से हवेली में रहते थे। आज ली थू बाक ने उन्हें पहले से सूचित करने के लिए किसी को भेजा, इसलिए जब वे पहुंचे तो उन्होंने पहले से ही चाय तैयार कर रखी थी और उनका इंतजार कर रहे थे। उनके बगल में एक सपाट बक्सा रखा हुआ था। चौथे भाई, मैंने सुना है कि डोंग जुआंग के बिना खांग वार्ड में कुछ हुआ है। राजा ने खुद उन दोनों के लिए चाय बनाई। भाप ऊपर उठी और फैल गई, जिससे चाय का कमरा मंद हो गया। ली शुबाई ने सिर हिलाया। आहत। ली थू बाक ने अपना सिर हिलाया। पहले ही मर चुका है। ली नुआन अचानक रुक गया, जिससे पानी बाहर गिर गया। उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस कप में घूमते झाग को देखता रहा। उसकी आवाज घुटी हुई थी, जैसे कि उसे उसके गले से बाहर निकाला जा रहा हो। यह कैसे गायब हो गया? मेरे पसंदीदा 9 पत्ती वाले हेयरपिन से छेद कर मार डाला गया। किसने चाकू मारा? ली थू बाक ने अपना सिर हिलाया। उस समय वहां अराजकता थी। अपराधी को पकड़ा नहीं जा सका। ली रन ने चायदानी नीचे रख दी। एक पल के लिए ध्यान खो बैठा, फिर धीरे से आह भरी। डोंग चांग एक राजकुमारी है। वह इतनी अस्पष्टता से कैसे मर सकती है? यह वास्तव में अविश्वसनीय है। सबसे अविश्वसनीय बात राजकुमारी की मृत्यु नहीं है, बल्कि ली शुबाई ने हुआंग जीहे को स्क्रॉल को मेज पर रखने का संकेत दिया, फिर इसे राजकुमार नगाक को दिखाने के लिए फैला दिया। 7वें भाई, क्या आपने पहले कभी यह पेंटिंग देखी है? ली नुआन ने सिर हिलाया। मैंने इसे एक बार ट्रोंग हंग आने के घर पर देखा था। उस समय हम में से कुछ लोग लापरवाही से उस पर बनी 3 आकृतियों की ओर इशारा कर रहे थे और उन पर टिप्पणी कर रहे थे। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी यह सब सच हो जाएगा। हाँ, मैंने भी यही सुना है, ली शुबाई ने आह भरते हुए कहा। डोंग जूंग के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले मैंने यह पेंटिंग देखी थी, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अगर मुझे उस समय कुछ सुराग मिल जाता तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। दरअसल मुझे यह काफी समय से असामान्य लग रहा था। ली नुआन ने झिझकते हुए कहा, पहली बार जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि यह मामला बहुत अजीब है। महल में लौटने के बाद मैंने कई दिनों तक अपना दिमाग खपाया, लेकिन फिर भी इसका पता नहीं लगा सका। मुझे डर है कि मुझे चौथे भाई से सलाह लेनी पड़ेगी। फिर उसने अपने बगल में रखे फ्लैट बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिसे बड़े करीने से मोड़ा गया था, जो कढ़ाई के पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने सूती कागज जैसा लग रहा था। उस पर आईब्रो पेंसिल से 2 या 3 काले रंग की रेखाएं बनी हुई थी, जो ट्रुओंग परिवार के घर में लगी पेंटिंग की तरह ही भ्रामक लग रही थी। ली थू बाक और हुआंग तुहा ने एक दूसरे को देखा। राजा ने कागज का टुकड़ा उठाया और उसे देखने के लिए इशारा किया। यह सूती कागज का टुकड़ा था जो हाथ के आकार का था।
जिस पर टेढ़ी मेढ़ी और तिरछी रेखाएं थी। यह स्पष्ट था कि कलाकार को पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मूलतः हम देख सकते हैं कि दोनों चित्रों की रेखाएं काफी समान हैं। पहली छवि में काली स्याही के ब्लॉक के ऊपर एक पतली रेखा है। दूसरी छवि में स्याही के एक आकारहीन वृत्त के चारों ओर 7 क्षैतिज और 8 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। तीसरी तस्वीर में 2 काले धब्बे आपस में चिपके हुए थे, एक ऊपर और एक नीचे। झांग परिवार के घर में लगी पेंटिंग को अभी भी 3 लोगों की मौत का चित्रण माना जा सकता है, लेकिन छिलके वाले कागज पर बनी यह पेंटिंग, हालांकि कुल मिलाकर रेखाएं समान थी, लेकिन विवरणों की तुलना नहीं की जा सकती थी। इसे देखकर कोई समझ नहीं सकता था कि यह क्या है, केवल स्याही के 3 धब्बे दिखाई दे रहे थे। ली शुबाई ने इसे लंबे समय तक देखा, फिर कागज का टुकड़ा हुआंग जीहे को सौंप दिया। ली रन से पूछने के लिए मुड़ा, मुझे आश्चर्य है कि 7वें भाई की यह पेंटिंग कहाँ से आई। ली नुआन ने चाय का प्याला पकड़ लिया और आह भरते हुए कहा, मैं इसे चौथे भाई से नहीं छिपा सकता, यह मेरी माँ ने बनाया है। हुआंग तुहा और ली थू बाग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह पेंटिंग शाही उपपत्नी ली नुआन की होगी। हुआंग तुहा को गुप्त महल की कहानियां नहीं पता थी, लेकिन ली थू बाग को स्पष्ट रूप से पता था कि ली नुआन की मात्रांतु नघी कोमल और दयालु थी, लोगों की राय चुनने में अच्छी थी, और पिछले कुछ वर्षों के दौरान जब दिवंगत सम्राट बीमार थे, तो वह हमेशा उनकी देखभाल करने के लिए मौजूद थी। जिस रात दिवंगत सम्राट का निधन हुआ, वह दिल टूट गया और गिर गया, और तब से वह आधा पागल हो गया। उपपत्नियों की सहमति से ली नुआन अपनी माँ को महल से बाहर ले गया और उसकी देखभाल करने के लिए उसे वापस महल में ले आया। पिछले साल मेरी माँ का निधन हो गया। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उसे एक नई रोशनी मिली और उसने अपने भाई को पहचान लिया। शायद यह भगवान की दया है, क्योंकि मैं सोचता रहा, उसे केवल मेरी वह छवि याद है जब मैं छोटा था। गाक वोंग के होठों के कोने पर हमेशा की तरह अभी भी एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थी। जब वह होश में थी, तो उसने मुझे यह पेंटिंग दी थी। उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके निधन के बाद मुझे एहसास हुआ कि यही एकमात्र चीज थी जो उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से दी थी। इसलिए, हालांकि मुझे लगा कि यह मेरी माँ की बीमारी के समय का एक मूर्खतापूर्ण चित्र है, फिर भी मैंने इसे अध्ययन कक्ष में रख लिया। कुछ दिन पहले ही मैंने ट्रुओंग हंग आन्हे के घर पर यह पेंटिंग देखी थी। यहाँ तक बोलते हुए उन्होंने अपनी कलम घुमाकर दिवंगत सम्राट के शाही ब्रश की ओर देखा और संदेह से पूछा, लेकिन मेरे पिता ने ऐसी पेंटिंग क्यों छोड़ी, और मेरी माँ ने 10 साल की बीमारी के बाद इसे गुप्त रूप से क्यों बनाया और मुझे क्यों सौंपा। राजकुमार हा ने कागज का टुकड़ा उठाया और पूछा, कृपया इस नौकर की जल्दबाजी को माफ करें, लेकिन राजकुमार को यह चित्र देते समय क्या शाही उपपत्नी ने कोई निर्देश दिए थे? माँ ने कहा। ली नुआन ने चुपचाप भौहें सिकोड़ ली और नौकर को जाने का आदेश देने लगी। सबके चले जाने के बाद उसने धीरे से जवाब दिया, उस समय मेरी माँ अपने होश में नहीं थी, और उसने कहा कि ग्रेट टैंग की दुनिया खत्म होने वाली थी। उसने वाक्य का दूसरा भाग पूरा नहीं किया, केवल एक सामान्य स्पष्टीकरण दिया। मेरी माँ बकवास बोल रही थी, शायद दुनिया को यह बताना चाहती थी कि उथल-पुथल मची हुई है, कि ग्रेट टैंग गिरने वाला है। उसने मुझे यह भी बताया कि यह पेंटिंग ग्रेट टैंग के अस्तित्व से संबंधित है, और मुझे इसे सावधानी से रखना चाहिए। ली थू बाक ने हुआंग तुहा के हाथ से कागज का टुकड़ा वापस ले लिया और गंभीरतापूर्वक उसे नगाक वोंग के हाथ में रख दिया। धन्यवाद, 7वें भाई। ऐसा लगता है कि यह पेंटिंग शाही उपपत्नी द्वारा बनाई गई होगी, जो दिवंगत सम्राट के अंतिम शब्दों को स्मृति से कॉपी कर रही होगी। ली नुआन ने पेंटिंग ली और आश्चर्य से पूछा,
क्या यह पेंटिंग दिवंगत सम्राट की वसीयत है? ली शुबाई ने सिर हिलाया। मैं महल के अभिलेखों की जांच करने के लिए महल में गया था और निश्चित रूप से दिवंगत सम्राट के दैनिक जीवन के अभिलेखों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि झांग वेई, जो झांग हैंगयिंग के पिता थे, दा झोंग के 13वें वर्ष के 8वें महीने के 10वें दिन सम्राट से मिलने के लिए महल में प्रवेश किया था। ली नुआन ने याद किया, उस समय मैं अभी भी युवा था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि सम्राट ने गलत दवा का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण मई से सम्राट का शरीर स्थिर हो गया था और जुलाई तक वह पूरे दिन कोमा में रहता था। राजवैद्य असहाय था। राजकुमार और उसके भाई उस समय भी महल में थे। वे अपने पिता से मिलना चाहते थे, लेकिन यमदूतों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। राजधानी के प्रसिद्ध डॉक्टरों को एक के बाद एक महल में बुलाया गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। ट्रुओंग विइच अंतिम प्रसिद्ध डॉक्टर थे, जो सम्राट के निधन के दिन महल में प्रवेश कर रहे थे। मैंने किसी को यह पूछने के लिए भेजा कि वह किस समय महल में दाखिल हुआ था। उसकी याददाश्त के अनुसार वह डुआन रुई तांग में एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। अगस्त में वह सम्राट की नब्ज जांचने के लिए महल में दाखिल हुआ था। उस समय सम्राट कोमा में था, लेकिन एक्यूपंक्चर लगाने के बाद वह वास्तव में होश में आ गया। लेकिन महल में मौजूद हर किसी की तरह उसे भी पता था कि यह सिर्फ एक फ्लैशबैक की घटना है। उन्होंने उसे उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए महल में बुलाया था। बस यही उम्मीद थी कि उसके पिता एक पल के लिए जागेंगे और मरने से पहले जरूरी काम निपटा लेंगे। राजकुमार हां ने धीरे से पूछा, एक पल के लिए भी जागना बहुत मुश्किल था। फिर भी दिवंगत सम्राट ने एक चित्र बनाकर त्रुओंग विइच को क्यों दिया? ली शुबाई और ली रन को भी इस बात पर आश्चर्य हुआ। उस समय दिवंगत सम्राट मर रहा था और उसे अपनी मृत्यु के बाद दरबार के महत्वपूर्ण मामलों की व्यवस्था करनी चाहिए थी, न कि किसी लोक चिकित्सक के लिए चित्र बनाना चाहिए था। यही कारण है कि लोग समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि स्वयं त्रुओंग विइच को भी कुछ समझ नहीं आया। दिवंगत सम्राट के जागने के बाद उन्हें तुरंत पद छोड़ना पड़ा। एक लोक चिकित्सक महल में बैठकर महत्वपूर्ण मामलों को कैसे सुन सकता था? ली थू बाक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, महल के अभिलेख भी यही कहते हैं। पूर्व सम्राट जाग गया और त्रुओंग विइच पीछे हट गया। महल के द्वार पर पहुंचने से पहले ही किसी ने उनका पीछा किया और कहा कि सम्राट ने डॉक्टर ट्रुओंग को उनकी शिल्पकला के लिए धन्यवाद दिया है और उन्हें एक शाही सुलेख प्रदान किया है। वह इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत मृत्यु के मंदिर की ओर अपना सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। फिर उसने पुस्तक ली, चलते समय उसे खोला और तुरंत अवाक रह गया। अन्य दो की फुसफुसाहट के अनुसार हुआंग तुहा की नज़र उस पेंटिंग पर रुक गई। अप्रत्याशित रूप से यह लिखा हुआ चित्र 10 साल पहले दिवंगत सम्राट की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा निकला। झांग वेई ने जब इसे पहली बार देखा तो शायद उन्हें यकीन नहीं हुआ होगा। फिर भी 10 साल बाद 3 मामले ऐसे थे जो इस चित्र के आधार पर बनाए गए थे। यह वास्तव में अकल्पनीय था और इसकी जांच करना बहुत मुश्किल था।